Hello everyone, myself Amir Malik, working as an assistant professor at HMT College of Pharmacy. Welcome to our new video. जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, जिसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हो सकता है कि आपने हाइब्रिडाइजेशन का नाम पहले से सुना हो या हो सकता है कि आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते हो एंड ये भी हो सकता है कि आप हाइब्रिडाइजेशन वर्ड को पहली बार सुन रहे हों। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने हाइब्रिडाइजेशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है एंड काफ़ी सारे ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, देन हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, देन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं एंड उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एंड हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कैसे बनते हैं ये बॉन्ड, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन को क्यों पढ़ें। वाई वी शुड स्टडी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को, शेप को और स्ट्रक्चर को। जब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है एंड किस तरीके की शेप होती है एंड कैसा उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देन हम अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन हमें कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर को समझने में हेल्प करता है। हम बोलते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है वो भी हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम समझेंगे। देन इट ऑल्सो एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम कुछ लिमिटेशन देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एंड इन लिमिटेशन को हाइब्रिडाइजेशन ने क्या करा, दूर करा। नेक्स्ट इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन कंपाउंड। हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारे कंपाउंड के अंदर, केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। वो बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, वो भी हम हाइब्रिडाइजेशन की मदद से समझेंगे। ऑल्सो ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देन इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एरोमेटिसिटी। हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं एंड वहाँ पर हम एक पॉइंट लिखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर प्लानर। अब ये प्लानर क्या है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन जो है हमको हेल्प करता है प्लानर कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देने की। हाइब्रिडाइजेशन इन सभी चीज़ों को समझने में काफ़ी हेल्प करता है एंड हाइब्रिडाइजेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम अपने स्कूल टाइम से या कॉलेज के अंदर पढ़ते हुए आए हैं कि एटम्स जो हैं कंपोज्ड होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हैव सम एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सम एनर्जी ड्यू टू विच दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं
न्यूक्लियस के चारों ओर। अब मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको अगर मूव करना है एनर्जी होगी तभी मूव करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, कुछ एनर्जी होती है, तभी वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट एनर्जी ड्यू टू विच दे मूव इन अ स्पेसिफिक रीजन अराउंड द न्यूक्लियस नोन एज ऑर्बिट और शेल। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी रखते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट एनर्जी, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी रखते हैं, जिसकी वजह से वो एक अलग अलग रीजन के अंदर मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। ये मैंने एक न्यूक्लियस ड्रॉ करा एंड यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा न्यूक्लियस हो गया सेंटर में। अब हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी अपने पास रखते हैं एंड उस एनर्जी की वजह से ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो कम होती है, वो न्यूक्लियस के पास में घूमेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर तक मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एनर्जी कम है तो मैं एक छोटे रीजन के अंदर घूम सकता हूँ। अगर मेरे पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी तो मैं एक बड़ा रीजन कवर कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरीके से एक अलग अलग रीजन में मूव करते हैं। जिसके पास कम एनर्जी है वो न्यूक्लियस के सबसे पास वाले रीजन में मूव करता है एंड जिसके पास कम एनर्जी ज़्यादा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर मूव कर सकता है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इनको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। अब ये ऑर्बिट या शेल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्बिट या शेल्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास कुछ एनर्जी रहती है एंड ये इस एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग रहती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी कम रहती है तो न्यूक्लियस के पास में रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा रहती है तो वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा दूर तक रीजन के अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इन रीजन्स को हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। इट इज़ द रीजन और पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एनर्जी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये ऑर्बिट, ये शेल क्या होता है, ये एक ऐसा रीजन होता है, ऐसा एरिया होता है या ऐसा रास्ता होता है जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग एनर्जी के, वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। इस स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है, एक ये वाला सर्कल ड्रॉ करा है, एक ये वाला सर्कल है, देख सबसे बाहर वाला। यहाँ पे मैंने 4 सर्कल ड्रॉ करे और सेंटर में जो है वो है हमारा न्यूक्लियस। अब यहाँ पर मैंने इनको नेमिंग भी दी है। जो सबसे छोटा वाला सर्कल है उसको मैंने K बोल दिया, उसके बाद वाला L, उसके बाद M और सबसे लास्ट वाले को मैंने N बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर सेवरल शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस विद डिफरेंट एनर्जी लेवल्स K, L, M, N। अब ये जो हमारी ऑर्बिट या शेल्स होती हैं जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, अभी हमने डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, एनर्जी है। किसी के पास कम एनर्जी है तो वो न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर ट्रैवल कर सकता है, और ज़्यादा एनर्जी होगी तो न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर ट्रैवल कर सकता है या उसके और दूर रीजन के अंदर आसपास घूम सकता है। तो इसी तरीके से अलग अलग एनर्जी के बेसिस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में घूमते हुए नज़र आए, तो जिस रास्ते में वो घूमते हुए नज़र आए उस रास्ते को, उस एरिया को हमने क्या कहा, शेल कह दिया, या इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। अब जिनके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी थी वो थोड़ा दूर ट्रैवल कर सकते थे न्यूक्लियस से, तो जिन रीजन के अंदर जो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे उनको हमने क्या कह दिया, एल शेल कह दिया, जिस रास्ते पे घूम रहे थे। इसी के साथ अगर और एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास में, वो और लंबा रास्ता कवर कर सकते हैं और लंबा चक्कर लगा सकते हैं न्यूक्लियस के आसपास, तो उनको हमने थर्ड शेल कहा। थर्ड शेल को हमने एम शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला है वो है हमारा एन शेल। तो अब ये नाम हमारे या जो शेल हैं एनर्जी के बेसिस पे रखा गया है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी रखते हैं। जिनकी एनर्जी कम है वो पास में रहेंगे
और जो पास वाले एरिया था न्यूक्लियस के जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, उस एरिया को, उस रीजन को हमने क्या कह दिया, के शेल कह दिया। जिनके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी थी वो थोड़ा लंबा चक्कर लगा पा रहे थे, एंड जिस रास्ते में वो चक्कर लगा रहे थे उस रास्ते को हमने कह दिया एल शेल। और थोड़ा अगर और एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को या उनके पास ज़्यादा एनर्जी थी तो उन्होंने थोड़ा और लंबा चक्कर लगाया न्यूक्लियस से दूर, और उस रास्ते को हमने क्या कह दिया, एम कह दिया। इसी तरीके से ज़्यादा और एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को तो उन्होंने और लंबा चक्कर लगाया, एंड जिस रास्ते में वो ट्रैवल कर रहे थे इलेक्ट्रॉन उसको हमने एन कह दिया। तो इस तरीके से हमारे पास 4 शेल होती हैं, के एल एम एन। वैसे और भी शेल्स होती हैं, ओ पी क्यू, बट अभी हम मेनली 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन 4 शेल को हम के एल एम एन से नाम जानते हैं। के सबसे अंदर वाली, एन हमारी 4th नंबर या चौथी नंबर की शेल। अब इन शेल के अंदर भी क्या था कि इस रीजन के अंदर, ये शेल क्या है, एक रीजन है, एक रास्ता है, एक रीजन है, रास्ता है, पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। अब उस रास्ते के अंदर भी क्या है कि एक अमाउंट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल अगर के की बात करूँ तो ये के क्या है, एक तरह का रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। अब ये के अंदर या इस रास्ते के अंदर जो है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो के जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल की बात करें तो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल जो है हमारा ये वाला हो गया, इस वाले रीजन के अंदर, ये एल वाले रीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 8 से कम हो सकते हैं बट 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं, इसके अंदर 8, इसके अंदर 18, इसके अंदर 32, ऐसा नंबर क्यों देखने को मिल रहा है? 2, 8, 18, 32, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम सब शेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये सब शेल क्या होती है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, क्यों इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।